गुड मॉर्निंग। आगे हम देखते हैं भौतिक राशियों की विमाएं। विमाएं कहने का मतलब है उनका जो, जैसे हमने अभी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़ा, तो भौतिक राशि के जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनको हम मूल मात्रक के उचित घात के द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। उन्हें हम कहेंगे उनकी विमाएं। भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक की उचित घातों के द्वारा भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक, जो भी भौतिक राशि के अन्य जो व्युत्पन्न मूल मात्रक, जो 7 मूल मात्रक हैं, उनको छोड़कर जो अन्य मात्रक हैं उनको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। भौतिक राशि के जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनको उनके मूल मात्रक के उचित घात के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उनकी विमाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं आयतन के बारे में। आयतन बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है आयतन बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर यदि हमको आयतन को ज्ञात करना है तो हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 मान मालूम होना चाहिए। अब हम किसी वस्तु की लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में नापेंगे। मतलब वो लंबाई से ही हमको मिलेगा जो हमारा मूल मात्रक है, मूल मात्रक से ही हमको ये व्युत्पन्न मात्रक आयतन हमको प्राप्त होगा। तो अब इसको यदि हमको दर्शाना है तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई L, चौड़ाई को भी L और ऊंचाई को भी L, तो ये L की घात हो गया 3। तो ये जो होगा, क्योंकि हम इसको मूल मात्रक के उचित घात से व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इन मात्रकों को या इसको हम क्या कहेंगे, उसकी विमाएं कहेंगे। अब देखते हैं कि भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के जिन घातों में व्यक्त करते हैं उनको हम विमाएं कह दिए। विमा के दृष्टिकोण से देखो, विमा के दृष्टिकोण से राशियां कितने प्रकार की होती हैं। विमा के दृष्टिकोण से राशियां विमा के दृष्टिकोण से, यदि हम विमा की बात करते हैं, क्योंकि भौतिक राशि में कोई भी भौतिक राशि है उसमें विमाओं किससे नापते हैं, हम उनके मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के घातों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर विमा के दृष्टिकोण से राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है विमा युक्त राशि और दूसरा होगा विमाहीन राशि। एक क्या होगा, विमा युक्त राशि। विमा युक्त राशि कहने का मतलब वे राशियां जिसमें विमा होती हैं। ठीक है, विमा युक्त, तो विमा जिसमें होगी उस राशि को हम क्या कहेंगे, विमा युक्त राशि। वे राशियां जिनमें विमाएं होती हैं उन्हें हम विमा युक्त राशि कहते हैं। विमाहीन राशि मतलब वे राशियां जिनमें विमा नहीं होती। ठीक है, वे राशियां जिनमें विमा नहीं होती उन राशियों को हम क्या कहेंगे, विमाहीन राशि कहेंगे। अब विमा युक्त राशि के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है विमा युक्त चर राशि और दूसरा होता है विमा युक्त अचर राशि। ठीक है, विमा युक्त चर राशि कहने का मतलब जैसे त्वरण हो गया,
त्वरण हो गया, घनत्व हो गया, वो क्या होगा, विमा युक्त चर राशियों के अंतर्गत आएगा। विमा युक्त अचर के अंतर्गत प्रकाश का वेग आदि जो आता है वो क्या आएगा, विमा युक्त अचर क्या आता है। विमाहीन राशि, विमाहीन राशि के भी दो प्रकार होते हैं, विमाहीन चर और दूसरा होता है विमाहीन अचर। देखो, विमाहीन राशि उन राशियों को कहते हैं जिसमें विमाएं नहीं होती हैं, ठीक है, तो उन राशियों को क्या कहेंगे, विमाहीन राशि कहेंगे। अब विमाहीन चर राशि मतलब जैसे विकृति हो गया, अगर विकृति हम ले रहे हैं, विकृति की कोई विमा नहीं होती, मतलब इसमें लंबाई भी शून्य होगा, द्रव्यमान भी शून्य होगा और समय भी शून्य होता है, तो ऐसी राशियों को विमाहीन चर राशि कहेंगे। विमाहीन अचर राशि, अचर में आते हैं नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर हो गए ये किस में आता है, अचर के अंतर्गत। तो अचर में, अचर राशि जैसे 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर्स हो गए, उनकी कोई विमा हम निकाल नहीं सकते, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, विमाहीन अचर राशि। तो देखो, विमा के दृष्टिकोण से राशियों के दो प्रकार थे, पहला विमा युक्त राशि और दूसरा है विमाहीन राशि। विमा युक्त कहने का मतलब ये हुआ कि विमा के साथ, और विमाहीन कहने का मतलब विमा के रहित। उसी प्रकार विमा युक्त के फिर से दो प्रकार थे, विमा युक्त चर और विमा युक्त अचर, और विमाहीन राशि के दो प्रकार थे, विमाहीन चर और विमाहीन अचर। अब हम देखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कहने से मतलब है कि वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है। देखो, विमीय सूत्र क्या है, वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के, ठीक है, कोई भी हम भौतिक राशि लेते हैं, अब उस भौतिक राशि का जो व्युत्पन्न मात्रक है, उस मात्रक को यदि वो किसके द्वारा व्यक्त करे, मूल मात्रक के द्वारा व्यक्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। यहाँ विमीय सूत्र में हमारे पास मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 7 प्रकार के मूल मात्रक हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और होता है ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लेकिन यांत्रिकी का जब हम अध्ययन करते हैं, यांत्रिकी में हम केवल 3 मूल मात्रक को देखिए,
होते हैं हमारे पास 7 है मूल मात्रक, लेकिन जब हम यांत्रिकी का अध्ययन करते हैं तो यांत्रिक में केवल हम 3 मूल मात्रक के बारे में ही पढ़ते हैं, या ये बोल सकते हैं कि 3 मूल मात्रक को का ही यूज करके हम व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं। 3 के अलावा हम और अन्य मूल मात्रकों का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे इसमें हम लंबाई के लिए लेते हैं, लंबाई के लिए लेंगे L, द्रव्यमान के लिए लेंगे M और समय के लिए लेते हैं T। तो ये 3 मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक 3 होंगे जो कि यांत्रिकी में यूज किए जाते हैं, और इन्हीं तीनों का उपयोग करके हम आगे व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि विमीय सूत्र जो अब हम निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये 3 राशियां रही, L, M और T। इसके अतिरिक्त हम कोई और मूल मात्रक का उपयोग नहीं करते हैं। अब जो मूल मात्रक अब यहाँ पर यदि हम यांत्रिक में 3 मूल मात्रक का यूज कर रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब यदि कोई भौतिक राशि ऐसा है जिसमें मात्र लंबाई का यूज हो रहा है, द्रव्यमान और समय का उपयोग नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम लंबाई को तो जो भी घात होगा उसके रूप में व्यक्त करेंगे, लेकिन जो द्रव्यमान है और जो समय है जिनका यूज यहाँ पे भौतिक राशि में नहीं हो रहा है उसको हम शून्य घात के रूप में लिखेंगे। मतलब यदि m है, द्रव्यमान का कोई वैल्यू, द्रव्यमान अगर भौतिक राशि में उपयोग नहीं होगा इसको हम m0 करके, यदि लंबाई यूज नहीं हो रहा है तो L0 करेंगे, और समय यूज नहीं हो रहा है तो इसको हम T0 करके व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं विमीय सूत्र निकालना। सबसे पहले हम निकालते हैं क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर यदि हमको क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना है तो क्षेत्रफल के विमीय सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई, किसी का भी यदि हमको विमीय सूत्र निकालना है तो वहाँ पर हमको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सबसे पहले देखो, लंबाई को हम नापेंगे किससे, मीटर से, और चौड़ाई को भी हम किससे नापेंगे, मीटर से। इसलिए इसको हम लिख लेंगे L इंटू L। L इंटू L कहने का मतलब हो गया L की घात 2, ठीक है। L इंटू L कहने का मतलब हो गया L की घात 2। अब विमीय सूत्र जब हम लिख रहे हैं, क्योंकि विमीय सूत्र में हम तीनों राशियों को लेते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब यहाँ पर जब हम क्षेत्रफल निकालें तो समय तो यहाँ पर समय और द्रव्यमान यहाँ सम्मिलित है क्या, नहीं है। इसलिए यहाँ पर द्रव्यमान को हम ले लेंगे 0, समय को भी ले लेंगे 0, और L का घात कितना है, 2। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, m0, L की घात 2 और T0। इसके बाद है आयतन। अब आयतन में देखते हैं, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा
चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है इसका आयतन का सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यदि हमको किसी का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नापना है तो ये भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। इसलिए हम तीनों को लिख लेंगे L इंटू एल इंटू एल, होगा L इंटू एल इंटू एल, मतलब L यहाँ पर 3 बार आया है तो हो जाएगा L की घात 3, मतलब विमीय सूत्र होगा m0 L की घात 3 T0। क्योंकि यहाँ पे जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान यहाँ पे है क्या, नहीं है, इसलिए हम द्रव्यमान की घात क्या लिखे, 0 लिखे। उसी प्रकार यहाँ पर समय भी नहीं है, इसलिए समय को भी हम क्या लिखे, 0 लिखे। बाकी जो हमारे पास है, मतलब लंबाई है 3 टाइम्स लिए, इसलिए लंबाई की घात क्या ले लिए, 3। तो इसका विमीय सूत्र आ गया m0 L की घात 3 T0। उसी प्रकार हम तीसरा देखते हैं घनत्व। घनत्व होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ पर द्रव्यमान मतलब हम लेंगे m, और आयतन अभी हम निकाले थे, आयतन का मान होता है, या आयतन का विमीय सूत्र होता है L की घात 3। तो ये क्या हो जाएगा, m बटे L की घात 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं m। अब ये L की घात 3 जो है, ये क्योंकि हर के रूप में है, अब यदि हम इसको अंश में ले जाएंगे तो इसका घात जो है वो पहले प्लस में रहेगा, अब हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा m L माइनस 3, ये आ गया। तो इसको विमीय सूत्र के रूप में यदि हम लिखते हैं तो क्या आएगा, m L की घात ऋण 3 T0। क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान और लंबाई ये दो राशि तो है, लेकिन यहाँ पर समय नहीं है, इसलिए समय को हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। इसके बाद चौथा हम लेंगे आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। अब देखो यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या है, वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। मतलब घनत्व का जो विमीय सूत्र है वही आएगा, क्योंकि चाहे वस्तु का ले चाहे पानी का ले, दोनों ही पदार्थ है, और पदार्थ का घनत्व होता है m L की घात -3 बटे m L की घात -3। ये दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों कट गए, तो क्या आएगा यहाँ पर m0 L0 और T0। क्योंकि ना यहाँ पर द्रव्यमान है, ना यहाँ पर लंबाई है, और ना ही यहाँ पर समय है, इसलिए इसको हम ले लेंगे एक विमाहीन राशि। ये हो जाएगा एक विमाहीन राशि। तो ऐसे ही राशियों को हम विमाहीन राशि कहते हैं, जिसमें ना ही द्रव्यमान होता है, ना समय होगा, और ना ही लंबाई होती है। अब अगला देखते हैं वेग। वेग या इसी को हम कहते हैं चाल। वेग या चाल, इसका सूत्र होता है दूरी बटे समय। अब दूरी को हम किस में नापेंगे, दूरी कहने का मतलब दो स्थानों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो दो स्थानों के बीच की दूरी कहेंगे, मतलब उसको हम नापेंगे मीटर, मतलब ये लंबाई हो गया। और समय को नापेंगे t से। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये l, t यहाँ पर बटे में है, और t की घात क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर 1 है। तो जब हम t को
हर से उठाकर कहाँ ले जाएंगे, अंश में लाएंगे, तो इसका घात हो जाएगा -t-1। मतलब ये इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, m0L-t-1। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, इससे द्रव्यमान को हमने शून्य ले लिया और बाकी L-t-1, ये इसका हो गया वेग। अब अगला होता है संवेग। अब देखो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान को हम नापते हैं m से, या द्रव्यमान का मात्रक हम लेते हैं m। वेग हम अभी जस्ट निकाले थे L-t-1, ये राशि हम निकाले थे। वेग बराबर क्योंकि था दूरी बट्टे समय, उससे निकला L-t-1। तो हम इसको ले लेंगे m-L-t-1। यहाँ पर तीनों राशियाँ हैं, द्रव्यमान भी है, लेंथ भी है, लंबाई भी है और समय भी है। तो इस प्रकार हम ऐसे विमीय सूत्रों का मान निकालते हैं। अन्य जो भी और राशि जैसे हो गया त्वरण, विस्थापन, उन सब का भी विमीय सूत्र हम इन विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। अब हम विमीय सूत्र तो समझ लिए, अब हम देखते हैं विमीय समीकरण। विमीय सूत्रों से ही बनता है एक समीकरण जिसको हम कहते हैं विमीय समीकरण। विमीय समीकरण वह समीकरण जो भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रक से करता है। मतलब एक ऐसा समीकरण जो ये बताए कि व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक दोनों के बीच क्या संबंध है, या क्योंकि देखो क्या होता है कि मूल मात्रक के उचित घात से हम व्युत्पन्न मात्रक को दर्शाते हैं, तो इन दोनों के मध्य जो संबंध होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, विमीय समीकरण कहेंगे। जैसे ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ये एक समीकरण है। अब इस समीकरण में यदि हम सभी विमीय राशियों का मान लेते हैं, जैसे s मतलब विस्थापन हो गया, u मतलब वेग हो गया, t मतलब समय हो गया, यदि हम सभी विमीय राशियों का मान निकालते हैं तो एक समीकरण निर्मित होगा जो कि मूल मात्रक के घात के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, विमीय समीकरण कहेंगे। विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है, इसके अनुसार किसी भी भौतिक राशि का, ठीक है, विमीय समांगता का सिद्धांत
समांगता मतलब उसकी शुद्धता का सिद्धांत बोल सकते हैं। तो इसके अनुसार किसी भी भौतिक राशि का हम शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं क्या होती है। देखो, कोई भौतिक राशि है, उसका एक समीकरण बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। एक भौतिक राशि है, भौतिक राशियों के समीकरण को हमने क्या कहा, विमीय समीकरण। तो किसी भी, इसके अनुसार विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी भौतिक राशि का समीकरण, किसी भी शुद्ध भौतिक राशि का जो समीकरण है उसके दोनों पक्ष, समीकरण का दोनों पक्ष। अब देखो, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड और दूसरा होता है राइट हैंड। तो दोनों पक्ष के पदों की विमाएं, पदों की विमाएं क्या होंगी, बराबर होती है। ठीक है, ये होता है विमीय समांगता का सिद्धांत कि जब हम भौतिक राशि में कोई भी भौतिक राशि का समीकरण लेते हैं, मतलब भौतिक राशि का समीकरण से मतलब क्या हुआ, विमीय समीकरण। जैसे हम देख लेते हैं एक समीकरण u = v + a t, ये क्या है, समीकरण है। इस समीकरण के दो पक्ष हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा क्या है, राइट हैंड साइड। दोनों पक्षों में यदि हम इनका, जैसे u का मतलब है वेग, v का मतलब भी है वेग, a का मतलब है त्वरण और t का मतलब है समय। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि यदि हम इस भौतिक राशि में दोनों पक्षों की बात करते हैं, तो इस भौतिक राशि मतलब वेग, इसका हम एक समीकरण निकालेंगे या इसका हम सूत्र निकालेंगे, और दूसरे पक्ष राइट हैंड साइड में v + at, इसका भी हम एक समीकरण निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड की जो विमा है वो राइट हैंड के विमा के बराबर होगी, मतलब दोनों पक्षों की विमाएं क्या हो जाएंगी, समान होंगी। इसे हम कहते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत। क्योंकि हम जो समानता की तुलना कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं, विमीय समीकरण के आधार पे कर रहे हैं। इसलिए विमीय समांगता के सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी भौतिक, जो शुद्ध भौतिक राशि है, ठीक है, किसी भी शुद्ध भौतिक राशि के दोनों पदों की विमाएं क्या होंगी, समान होंगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। इसका पहला उपयोग होता है किसी समीकरण की, शुद्धता की जांच करना। कोई भी समीकरण यदि हम ले रहे हैं विमीय समीकरण, तो उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए, और दूसरा किसी भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए। यहाँ पर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं विमीय समांगता में कि दो पक्ष होते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों की विमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसका उपयोग कर सकते हैं हम, पहला तो कोई भी भौतिक राशि का जो समीकरण है उस समीकरण के शुद्धता की जांच करने के लिए, यदि लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा दोनों यदि बराबर आ जाता है, मतलब वो समीकरण कैसा है, शुद्ध है। दूसरा होता है भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, मतलब यानी जो भी समीकरण दिया है तो उसमें बाएं साइड का संबंध हम दाएं साइड से स्थापित करते हैं।
विश्लेषण एवं उपयोग। अब विमी विश्लेषण कहने का मतलब, इसमें विमी विश्लेषण का जो उपयोग है, विमी विश्लेषण मतलब जो भौतिक राशि है उनको विमाओं में विश्लेषित करना, मतलब उसकी विमा निकालना। पहला उपयोग है भौतिक राशि की शुद्धता की जांच करना। दूसरा उपयोग है भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित करना। देखो, इसका पहला उपयोग वही है जो कि विमी समांगतक सिद्धांत का था कि भौतिक राशि की शुद्धता की जांच करना। दूसरा है भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तीसरा है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, ये इसका तीसरा उपयोग है। जैसे हमारे पास हमने 4 पद्धति पढ़ा है, उसमें एक पद्धति, जैसे मान लो सीजीएस पद्धति का कोई मात्रक है, उसको हमको बदलना है एमकेएस पद्धति में, तो हम ये काम विमी विश्लेषण के आधार पर कर सकते हैं। और चौथा होता है किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक का मान ज्ञात करना। मतलब हमारे पास कोई भी भौतिक राशि है, हम उसका मात्रक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 4 होता है विमी विश्लेषण का उपयोग। तो सबसे पहले हम पहला जो उपयोग है इसके बारे में देखते हैं। उसका पहला उपयोग था कि भौतिक राशियों की शुद्धता की जांच करना। तो इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G की शुद्धता की जांच कीजिए। देखो, यहाँ पर एक समीकरण है T इक्वल टू 2 पाई √L/G। ये समीकरण है दोलन काल का, मतलब दोलन चुंबकत्वमापी के दोलन काल का। यहाँ पर T बराबर होता है दोलन काल, या इसी को हम कह सकते हैं आवर्त काल। T बराबर है दोलन काल या आवर्त काल। मतलब T का मतलब हो गया समय से, कि वो एक समय को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर 2 पाई है, 2 पाई क्योंकि यहाँ पर एक अचर राशि है, और अचर राशि मतलब ये क्या है, एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि। इसके बाद होता है L। L मतलब लंबाई, और G बराबर होगा त्वरण। देखो, यहाँ पर T बराबर आवर्तकाल, जिसको हम समय बोले। 2 पाई बराबर क्या है, विमाहीन राशि, क्योंकि ये अचर राशि को प्रदर्शित करता है। L उस पदार्थ की लंबाई, और G होता है उसका गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम लेंगे त्वरण। तो T की विमा हो जाएगी, T की विमा होगी m0 L0 T,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर t मतलब ये सिर्फ समय को प्रदर्शित कर रहा है, द्रव्यमान और लंबाई यहाँ पर नहीं है, इसलिए हो जाएगा m0 L0 t। ये क्या है? इस समीकरण का बायां पक्ष, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया। अब इस समीकरण का दाहिना पक्ष लेते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 2 पाई अंडर रूट L/G। ये है। अब यहाँ पर देखो 2 पाई तो विमाहीन राशि, इसलिए हम इसको क्या लेंगे? शून्य लेंगे। अब बच गया L/G। L ये है पदार्थ की लंबाई, और लंबाई को हम लिखते हैं कैपिटल L से। लंबाई को हम लेंगे कैपिटल L से। और त्वरण बराबर होता है LT-2। त्वरण का सूत्र क्या होता है? LT-2। यहाँ से L और L कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट T की पावर 2, क्योंकि देखो LT-2 है। अब ये L तो L से कट गया, -2 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2, और ये वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो आ जाएगा सिर्फ t, मतलब इसका विमीय सूत्र क्या आ गया? m0 L0 t। देखो यहाँ पर बाएं पक्ष की जो विमा है m0 L0 t है, और दाहिने पक्ष की भी विमा क्या आ गया? m0 L0 t। मतलब दोनों पक्ष की विमाएं क्या होंगी? बराबर हो गए। मतलब ये समीकरण कैसा है? शुद्ध समीकरण है। एक और समीकरण देखते हैं। समीकरण S = ut + ½ at का स्क्वायर। अब यहाँ पर S बराबर क्या है? विस्थापन। S बराबर होगा विस्थापन। S = विस्थापन। ये हो गया। U बराबर होगा वेग, T बराबर होगा समय, और A बराबर हो जाएगा त्वरण। ये 4 राशि है। S जिसको हम मानते हैं विस्थापन, U जिसको हम लेंगे वेग, और A मतलब होगा त्वरण, और T का मतलब होता है समय। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। बाएं पक्ष में सिर्फ है S मतलब होता है विस्थापन। अब विस्थापन कहने का मतलब, जैसे मान लो 2 वस्तु है, एक वस्तु है, पहले वो A स्थान पर है, अब वो कुछ समय बाद वो कहाँ पहुँच जाएगी? B स्थान पर। मतलब पहले वस्तु A स्थान पर है, A से वो कहाँ चल दी? B। मतलब ये सिर्फ क्या तय कर रही है? एक दूरी को तय कर रही है, और इसलिए हम इसका क्या लेंगे? विमीय सूत्र लेंगे L। मतलब ये हो जाएगा m0 L/T0। अब इसके बाद लेते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है ut + ½ at का स्क्वायर। ut + ½ at का स्क्वायर। यह है u मतलब होता है वेग। अब वेग का विमीय सूत्र होता है L/T-1, और यदि समय का हम देखें तो समय का सिर्फ होता है t प्लस 1/2। ये क्या है? एक विमाहीन राशि, संख्या है, इसलिए हम विमाहीन राशि लेंगे, इसलिए इसको हम नहीं 0 मान लेंगे। a होता है त्वरण, और त्वरण का होता है L/T-2, और समय की घात 2 है, तो ये समय का विमीय सूत्र होगा t, और उसका घात हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं L/T-1 × t, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ L/T-2 × t की घात 2, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर सिर्फ L बचा, और यहाँ पर सिर्फ L, तो ये हो जाएगा L + L। तो इनका विमीय सूत्र आ जाएगा m0 L/T0।
दोनों ही L है, दोनों ही लंबाई है, इसलिए मात्रक क्या आ जाएगा m0 L T0। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों क्या है, समीकरण शुद्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर विमीय समांगता का सिद्धांत के आधार पर जो भौतिक समीकरण थे उनके निकायों का यदि बायां पक्ष का मान और दाहिने पक्ष का मान यदि बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, शुद्ध समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़े हैं विमीय समीकरण के बारे में, या विमीय समांगता का सिद्धांत क्या होता है। तो उसके आधार पे हम ये उसका पहला उपयोग था कि भौतिक राशियों की शुद्धता का मापन करना, वो हम देखें और उसके कुछ उदाहरण देखें। धन्यवाद।